चलिए स्वागत है बच्चे। आज के साइंस के टेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। साइंस के न्यूमेरिकल जो हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं उसमें स्वागत है आप लोगों का। और ये एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए पहला क्वेश्चन कर 10 डायोप्टर तथा माइनस डायोप्टर की क्षमता की, यहाँ देखिए की होना चाहिए, की क्षमता वाले दो, ठीक है, दो क्या है पतले लेंस संपर्क में रखें। संयोग की क्षमता की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान है, क्या करना पड़ेगा, कुल पावर P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है बेटा। तो यहाँ देखिए कुल पावर कितना हो जाएगा, तो कुल पावर हो जाएगा 10 डायोप्टर है और माइनस 10, तो ये कुल मिला करके 0 कुल क्षमता हो जाएगी। तो देखिए 0 किस में है, तो 0 यहाँ पर है, तो 0 आपको आ गया ये वाला आंसर। लेकिन आपको इन्फिनिटी कैसे होगा, तो बच्चे आपको पता है पावर बराबर क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होगा, तो 1 बटा पावर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। कौन सा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 0D और इन्फिनिटी, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और एक और कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा था मैं, ये देखिए दो उत्तलेंस यदि संपर्क में रखा हो तो कुल शक्ति बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। और पावर P बराबर क्या होता है, तो बच्चे 1/f होता है, जहाँ f मीटर में है, क्या है, मीटर में है। और ये क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, 100/f सेंटीमीटर में होगा। तो बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको एकदम आसानी से कर लेना है डील। और अगर मान लीजिए दो उत्तर लेंस है और क्रमशः वो d दूरी पर एक दूसरे के स्थित है, तो कुल पावर क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल बिंदु पर रखी 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु केवल y अक्ष पर ही गति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर x अक्ष से 30 डिग्री के कोण बनाते हुए 20 न्यूटन का बल लगाकर उसे y अक्ष के अनुदिश 5 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए ये y अक्ष के अनुदिश हम गति करवा रहे हैं, यहाँ बल लग रहा है कितना, तो मान लेते हैं ये बल दिया हुआ 20 न्यूटन, और केवल y अक्ष के अनुदिश गति करेगा। और कितने डिग्री पर, तो बच्चे अगर ठीक है x अक्ष से कोण बनाते हुए 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो y अक्ष पर बात कर रहे हैं, तो y अक्ष पर गति करेगा, तो ये देखिए कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल डॉट विस्थापन, और इसके अनुदिश करना है आपको, क्या करना है, इसके अनुदिश काम करना है। तो यहाँ देखिए f cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो बेटा ये देखिए f cos थीटा, क्योंकि आपको पता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, दोनों सदिशों का, ठीक है, दोनों सदिशों के परिणामी तथा cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बल जो लग रहा है इसके अनुदिश काम कर रहा है, तो इधर लेंगे तो हम क्या लेंगे, f cos थीटा कितना डिग्री, थीटा का मान लेंगे 60 डिग्री, थीटा का मान क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो बच्चे ये देख लीजिए f का मान कितना है, ये देखिए 20 न्यूटन है, तो 20 गुना cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60, और इंटू क्या हो जाएगा s का वैल्यू देखिए कितना है, तो s का वैल्यू है, ठीक है, देखिए कितना, तो s का वैल्यू है 5 मीटर। तो देख लीजिए क्या करेंगे, तो 20 गुना cos 60 का 1/2 गुना 5 कर दीजिए, यानी 10×5 = 50, यानी 50 आपको जूल इसका क्या होगा, कार्य होगा। कुल कार्य कितने, तो 50 जूल होंगे। ध्यान में रखना है आपको कि बल का घटक किधर की ओर लिया है, मैंने बल का घटक लिया है आपको y अक्ष, जिस दिशा में आपको ये 4 kg का वस्तु है, जिस दिशा में गति कर रही है उस दिशा में मैंने लिया है। यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बल का घटक मैंने किस दिशा में लिया है, तो y अक्ष में बॉडी मूव कर रहा है, इसीलिए मैंने क्या लिया, x अक्ष के रिस्पेक्ट नहीं y अक्ष के रिस्पेक्ट लिया है। और बल का कंपोनेंट जो है y अक्ष के रिस्पेक्ट में मैंने निकाला है। और बच्चे ये क्या हो गया, तो f cos थीटा कितना डिग्री, तो अगर इस डायरेक्शन में 30 डिग्री है तो इधर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और यही 60 डिग्री के आधार बना 60 डिग्री को आधार बनाकर मैंने क्या किया है, काम किया है। तो f s cos
60 डिग्री। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं फिर। 100 डाइन का एक बल 20 ग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु पर 2 सेकंड तक लगाया जाता है, तो आवेग का मान कितना होगा? तो आसान क्वेश्चन है बेटा। कैसे आसान है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है आवेग। आवेग होता क्या है? तो जब भी आवेग की चर्चा करेंगे तो इम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। इम्पल्स बराबर होता है बल गुना सूक्ष्म समय। बल गुना सूक्ष्म समय, ध्यान में रखिएगा। बल इंटू सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। बल गुना सूक्ष्म समय। सूक्ष्म समय भी पर बात करें बेटा, सूक्ष्म समय पर चर्चा कर रहे हैं। तो बल गुना सूक्ष्म समय, बल कितना है? तो 100 डाइन है, गुना सूक्ष्म समय कितना है? तो 2 सेकेंड है। तो 100 डाइन को हम न्यूटन में बदल लेते हैं। तो 100 गुना 10 टू द पावर माइनस क्या हो गया? 5 हो गया। गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 गुना 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 डाइन बराबर क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन होगा। तो इसके आधार पर मैंने वैल्यू पुट कर लिया और ये देखिए आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 2 गुना 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड। बच्चे आवेग क्या होता है? आवेग बल और सूक्ष्म समय का गुणनफल होता है। बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। और आवेग हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ठीक है क्रिकेट गेंद को हिट करना बच्चे, ठीक है, क्रिकेट गेंद को जब हिट करते हैं तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना कम समय होगा उतना ही तेज गति से बॉल क्या होगा? सीमा के पार जाएगा। आप बार बार हम आपको बताते रहते हैं कि देखिए कोई भी फील्डर जो है वो ठीक है कैच करने के लिए क्या करेगा? तो अपने हाथ को पीछे ले जाएगा। अच्छे से कैच करने के लिए गेंद को हाथ को पीछे ले जाएगा, यानी बल के परिमाण को क्या होगा? घटाने के लिए समय को बढ़ाना पड़ेगा और हाथ को पीछे ले जाएंगे। तो आवेग के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, संवेग में परिवर्तन को भी आवेग कहा जाता है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, बार बार आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा। अब देखिए क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को जल में डुबोया जाता है। कोई बात नहीं, जल में डुबो दीजिए तो फोकस दूरी होगी। बच्चे अवतल दर्पण को फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को हम क्या करेंगे? जल में डुबोएंगे। जैसे ही जल में डुबोएंगे तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? जस्ट आपको ठीक है, जस्ट आपको 2 गुना, यहाँ देखिए अवतल दर्पण पूछ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लोचा है बच्चे। अगर ये लेंस रहता तो ये 4 गुना हो जाता। ध्यान में रखिएगा, अगर ये लेंस होता तो ठीक है, लेंस होता तो क्या होता? फोकस दूरी आपको क्या होता? 4 गुना हो जाता। नया फोकस दूरी बराबर 4 गुना पुराना फोकस दूरी हो जाता, 4 गुना फोकस दूरी हो जाता। ये लेंस कौन सा रहता? उत्तल लेंस रहता। यहाँ पर चूंकि दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण पर ठीक है, दर्पण को जल में डुबोने पर उसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, दर्पण को जल में डुबोने पर, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दर्पण को जल में डुबोने पर ठीक है फोकस दूरी अप्रभावित रहती है। फोकस दूरी क्या होगी? अप्रभावित रहती है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, फोकस दूरी क्या होगा? अप्रभावित रहता है, ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा। फोकस दूरी क्या होगा? अप्रभावित रहता है। तो अब क्या होगा? फोकस दूरी यहाँ पर कितनी होगी? तो 10 ही सेंटीमीटर होगा। हमेशा 10 सेंटीमीटर ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा फोकस दूरी में, और यह 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी हुई है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? तो 2f होता है। फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी बराबर क्या होगा? तो बच्चे फोकस दूरी बराबर क्या होगा? तो आपको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 बटे क्या किया मैंने? 40 बटे ठीक है 2 कर लिया, यानी फोकस दूरी आपको क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे लेंस कौन सा है। तो लेंस है आपको उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वस्तु दूरी दिया हुआ है, देखिए 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा। और आपको ठीक है आपका फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में होता है। तो
तो प्रतिबिंब दूरी निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है, ध्यान में रखिएगा बेटा। अब देखिए एक इक्वेशन है 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/f होता है। तो प्रतिबिंब दूरी निकालना है तो 1/v बराबर निकालिए, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या होगा 1/f और प्लस क्या हो गया 1/u हो गया। अब यहाँ देखिए, ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन से 1/f का मान कितना है 1/20 है, और ठीक प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस, ठीक है 1/30 हो गया। और क्या करेंगे तो v बराबर 30 गुना 20 अब बटा 30 माइनस 20, ध्यान दीजिए बच्चे 30 गुना 20 बटा 30 माइनस 20 हो गया। तो निकाल लीजिए ना, 30 20 आई 600 और यहाँ पर 10 आ गया, ये देखिए कट गया, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा आपको आंसर। देखिए कहाँ पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब स्थित होगा। तो आसान क्वेश्चन है और बच्चे प्रतिबिंब स्थित होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी देखिए, ठीक है, आपको जरा इस पर बात करके देखते हैं। ये यहाँ पर है तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा बच्चे, और कितना दूरी पर बनेगा तो 60 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या कितनी है तो 40 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। तो एकदम इजी गोइंग में सवाल है, आपको एकदम देख लेना चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब आपको केवल लेंस ध्यान में रखना है, कौन सा लेंस है। लेंस अगर ध्यान में है, आपको पता है उत्तल लेंस होगा तो u बराबर क्या होगा निगेटिव होगा, और सर ने बताया है कि f बराबर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो v निकालना है तो v आसानी से निकल जाएगा। और अवतल लेंस है तो बेटा क्या होगा अवतल लेंस, अवतल लेंस में u हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा, v भी हमेशा निगेटिव होगा और f भी हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है क्या होगा। तो बच्चे चूंकि s अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया s ब्लॉक में गया, तो s ब्लॉक में क्या होगा धातु होगा, s ब्लॉक में क्या होगा धातु होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ 1s1 1s2 ये क्या होगा क्षार धातु, क्या होगा क्षार धातु, ठीक है। जिसके भी अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा है बच्चे, अंतिम उपकक्षा में 1s1 है तो ये क्षार धातु हो जाएगा, ठीक है। और क्षार धातु ये क्या होगा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु होता है, क्षारीय मृदा धातु होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षारीय मृदा धातु होगा। और क्या होगा तो बच्चे ये पी ब्लॉक में देखिए, पी अगर पी में अंतिम कक्षा में आपको पता है, ठीक है, कि पी ब्लॉक में धातु भी होगा और ठीक है अधातु भी होगा और उपधातु भी होगा, धातु भी होगा अधातु भी होगा और क्या होगा उपधातु भी होगा, एकदम याद रखिएगा। और डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में केवल संक्रमण धातु होगा, केवल संक्रमण धातु होगा। और आपको एफ ब्लॉक वाले तत्व कौन कौन होंगे तो एफ ब्लॉक वाले तत्व होंगे बेटा, क्या होगा एफ ब्लॉक वाला, तो एफ ब्लॉक वाला होगा तो दो भाग में बांटते हैं इसको, एक होता है 4f इसको बोलते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स बोलेंगे, 4f लेंथेनाइड्स बोलेंगे और 5f इसको एक्टिनाइड्स बोलेंगे, 5f इसको एक्टिनाइड्स कहेंगे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए 4f और 5f, 4f और 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, 4f और 5f ब्लॉक एलिमेंट्स ध्यान में रखिए। अब देखिए उपधातु क्या होता है, उपधातु क्या होगा आपको याद रखना है, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्बेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये इतने जो है उपधातु होते हैं। ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बच्चे। अक्रिय गैस 18वें वर्ग का तत्व, 18वें वर्ग के तत्व को हम अक्रिय गैस कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 50 दिन है, अच्छी बात है। इसकी सक्रियता का मान 1/4 करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए प्रारंभिक मान का कितना 1/4 करने के लिए, तो बेटा 1/4 ठीक है बराबर 1/2 टू द पावर क्या n, मैंने बताया है बहुत बार आपको। तो 1/2 टू द पावर n बराबर क्या होगा 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो बच्चे n बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए ठीक है कुल समय या कुल समय बराबर क्या होगा कुल समय, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा तो बच्चे अर्ध आयु गुना क्या कर देंगे n कर देंगे। तो अर्ध आयु का मान कितना है तो 50 दिन है, 50 गुना क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो 50 दूनी 2 क्या हो गया 100 दिन हो गया। तो आसान है निकालना, इस तरह का बहुत बार मैंने आपको बताया है, तो आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको, बार बार इस तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा। यहाँ देखिए 90 थोरियम 288 228 और हो गया कितना 83 बिस्मथ, ठीक है 212 हो गया, कोई बात नहीं बच्चे। तो कह रहा अल्फा और बीटा किरणें कितनी निकली है। तो आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने कई बार बताया है कि जैसे ही बोले ठीक है अल्फा किरण, नंबर ऑफ अल्फा रेज, नंबर
ऑफ अल्फा रेज कहे ना, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है क्या, A1 माइनस A2 बटा 4 कर लीजिए, A1 माइनस A2 बटा 4। A1 का वैल्यू देखिए बेटा कितना है, तो A1 का वैल्यू है 228 माइनस क्या, ये A1 है, ठीक है। ये देखिए ये Z1 है और ये A1 हो गया, ये Z2 है और ये A2 हो गया, ठीक है। A1 माइनस A2 बटा 4 कर लीजिए, 228 माइनस, ठीक है, 212 बटे 4 कर लीजिए। यहाँ देखिए 16 बटे 4, तो 4 हो गया। अल्फा किरणों की संख्या कितनी होगी, 4। तो देखिए 4 कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में पकड़ में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बीटा निकालना पड़ेगा आपको, बीटा निकालना पड़ेगा। तो 4 अल्फा रेज निकल गया, 228 में से 212, तो 16 आ गया, 16 में से 4 घटा दिए, 4 हो जाएगा। तो अब बीटा किरणों की संख्या निकालते हैं, बीटा निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे बीटा, तो बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो -2 गुना क्या, नंबर ऑफ अल्फा रेज और प्लस बीटा किरणें प्लस बीटा रेज, नंबर ऑफ बीटा रेज और बराबर Z1 माइनस Z2 माइनस Z1। यहाँ देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, -2 गुना 4 कर लीजिए बेटा, और प्लस अल्फा बीटा का मान लेते हैं x, बीटा किरणों की संख्या x है, बराबर Z2 का वैल्यू कितना है, तो ये 83 है, 83 माइनस क्या आपको 90, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए -8 प्लस x बराबर -7 आ गया, ठीक है। x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा -7 प्लस 8 बराबर क्या 1 हो जाएगा। तो अल्फा बोलते बीटा किरणों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। तो आंसर क्या होगा, तो ये देखिए ये वाला होगा। देखिए कितना आसानी से मैंने निकाला है इसको, आपको ध्यान में रखना है। -2 गुना नंबर ऑफ अल्फा रेज, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बीटा रेज बराबर Z2 माइनस क्या करेंगे Z1। तो इसके आधार पर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो बच्चे H माइनस बोल रहा है, H माइनस बोल रहा है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो बच्चे 1s1 होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 1s2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है 1s2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H माइनस का क्या होगा, 1s2 होगा, 1s2 होगा। और ये हीलियम के स्टेट को प्राप्त कर लेता है। किसके स्टेट को, तो हीलियम के स्टेट को प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा डी ब्लॉक का तत्व कौन है। आसान क्वेश्चन है बच्चा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा। फ्लोरीन क्या होता है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9, और आपको इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p, ठीक है, 2p, यहाँ देखिए 2 2 4 5 9। p ब्लॉक एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। कौन सा ब्लॉक है, तो p अंतिम कक्षा वाला ही ब्लॉक एलिमेंट होता है, p ब्लॉक, ठीक है। अब देखते हैं कैल्शियम देख लीजिए। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो 20 है। तो 20 है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p, ठीक है, 3p6 और 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ये देखिए कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो s ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा, s ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए बेटा, मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती है। देखें 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, उसके बाद 3d। देखिए बेटा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो डी ब्लॉक अंतिम कक्षा जिस ब्लॉक में जाएगा वही उस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, वही ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का 13 होता है। यहाँ देखिए क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p1 बेटा। तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो p ब्लॉक एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो एकदम ध्यान में रखिए। अब इससे पता चल गया आपको कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा वही ब्लॉक एलिमेंट वह कहलाएगा। तो क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपको Mn मैग्नीज जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और किस वर्ग का होता है ये भी देखिए। तो वर्ग अगर पूछेगा तो आपको मैंने कई बार बताया, अगर p ब्लॉक है तो 10 जोड़ दीजिए, ये 15वें वर्ग का तत्व होगा, 15वें वर्ग का, ठीक है। p ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या करेंगे, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3, क्या कर दीजिए, ये देखिए अंतिम कक्षा तो ये ना होगा, इसका अंतिम कक्षा ये होगा, तो 10 जोड़ देंगे तो बेटा क्या होगा 17 हो जाएगा, 17वें वर्ग का तत्व होगा। अंतिम कक्षा में देखिए यहाँ पर कितना, तो 3s2 3p1, तो 10 प्लस क्या 2 1 3, ये देखिए ऊपर वाला 3, ये 13वां वर्ग हो गया, 13वें वर्ग का तत्व हो गया। जरा डी ब्लॉक में देखिए अंतिम 2 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन,
तो ये देखिए कितना है, तो अंतिम 2 कक्षाओं में 2 और प्लस क्या 5, तो 7 हो जाएगा। 2 और प्लस क्या करेंगे 5, यानी 7, ठीक है। इसका क्या होगा 7, ठीक है, 7वां वर्ग का तत्व होगा, 7वां वर्ग का तत्व होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए मैंने कैसे निकाला, डी ब्लॉक में क्या करता हूं मैं कि अंतिम 2 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फर्क को जोड़ देते हैं, जबकि एस ब्लॉक में क्या होगा, तो एस ब्लॉक में, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होगा वही उसका ब्लॉक होगा बच्चे। तो दूसरा वर्ग हो गया, सेकेंड वर्ग हो गया, सेकेंड वर्ग हो गया, सेकेंड वर्ग का तत्व होगा ये, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा, तो मैग्नीज हो जाएगा। क्या होगा, मैग्नीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, बार बार मैं बता रहा हूं कि देखिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग हट करके प्रश्न है सारे, और धीरे 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 देखिएगा कि पहले इजी प्रश्न था, अब थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है। तो बच्चे ये सारे आपके लिए है और आपकी सुविधा के लिए है। और लाइव नहीं आ पाया मैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लाइव नहीं, लेकिन कल से लाइव रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।